सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर, आज हमने करना है चैप्टर 3 स्टार्ट, और जिसमें हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ योर ह्यूमन राइट्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स बेसिकली है क्या? तो बात जब हम करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो ये कुछ ऐसी नॉर्म्स हैं या ऐसे कुछ हम बोल सकते हैं प्रोविज़न है जो एक ह्यूमन की एक बेटर लाइफ के लिए नीडेड है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है। अब एक इंसान जी रहा है, सिर्फ जी रहा है, कोई ज़िंदगी में इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, और एक इंसान एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहा है। एक ऑर्डिनरी इंसान है, एक डिग्निफाइड लाइफ है। ठीक है। डिग्निफाइड इन द सेंस वो अपने सारे राइट्स को जानता है, वो गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ रेज करना जानता है, खुद अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उससे के रिलेटेड वो अवेयर है, एंड सो ऑन। तो ये है एक डिग्निफाइड लाइफ। और एक इंसान सिर्फ दुनिया पे आया है, ठीक है, उसको दो चीज़ें पता है, खाना खाना है और कमाना है, या कपड़े पहन लिए तो बहुत बड़ी बात है, घर टूटा फूटा जैसा भी है। तो ये क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइफ है। बट ह्यूमन की लाइफ को एक ऑर्डिनरी वे से एक डिग्निफाइड वे में सब जीना ही आपके राइट्स बताता है। दैट इज जिसको हम बोलते हैं दैट इज योर ह्यूमन राइट्स। डिग्निफाइड मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाया है, आप और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। लाइक अगर पुलिस आपको उठा के लेके जा रही है, मतलब आपको जेल में बंद कर रही है, तो उसके पीछे के कॉज जानना आपका हक है। अब ये चीज़ एक एडुकेटेड पर्सन ही समझ पाएगा। इस चीज़ को कोई मतलब सेमी लिटरेट या इलिटरेट पर्सन होगा तो उसको नहीं पता है। उसके लिए पुलिस एक तरह से मतलब एक यमराज है उसके लिए। वो ऐसे समझेगा कि पुलिस मतलब आ गई तो ज़िंदगी ख़त्म। बट एक एडुकेटेड पर्सन क्या करेगा, जिसको मतलब डिग्निफाइड लाइफ वही होगी जिसको एजुकेशन मिली हुई है, ठीक है, जो अपने राइट्स को जानता है, वो इसके पीछे के कॉजेज जानने की ट्राई करेगा कि मुझे क्यों कन्विक्ट किया गया है, या मेरे को इसके पीछे के लॉ क्या लॉ है, किस बेसिस पे आपने मेरे को जेल में डाला है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो रीड कर लेते हैं कि है क्या लिखा है यहाँ पर कि ह्यूमन राइट्स क्या है। इनहेरेंट है हर इंसान के बीच में, जहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन सच ग्राउंड सच एज रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, या और भी इस तरह का कोई स्टेटस। ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स किन के वायलेट होते हैं? जिनको अपने राइट्स नहीं पता है, जिनको अपने रिलेटेड जो इंसान के राइट्स हैं, अपने हक हैं, उनके बारे में नहीं पता है। ठीक है। उसी के राइट्स क्या होंगे, वायलेट होंगे। और राइट्स वायलेशन का हक कब मिलेगा? जब उस इंसान को एडुकेट होने ही नहीं दिया जाएगा, उसको एजुकेशन से दूर रख लिया जाएगा, उसको अपने हक ही नहीं पता चलेंगे। उसको सिखा लिया जाएगा आप इस गरीबी में पैदा हुए हो तो भगवान की मर्जी से, क्यों? क्योंकि आपने कुछ गलत काम किए होंगे पिछले जन्म में, जिसका आउटपुट आपको इस जन्म में मिल रहा है। तो इस बार आपको सेवा ही करनी है, यही गरीबी में रहना है, सो दैट अगला जन्म आपका होगा, एंड सो ऑन। इस तरह की मतलब विदाउट कोई कंक्रीट एविडेंस के ऐसी स्टोरीज के थ्रू उनको मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। तो ह्यूमन राइट्स क्या है, वो क्या करते हैं, इंक्लूड क्या कर रहे हैं, राइट
of life, liberty, freedom from slavery, torture, freedom of opinion, expression, right to work, education and such other provisions. ह्यूमन राइट्स आपको क्या दे रहे हैं? दैट इज जीने का हक, बोलने की आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, किसी तरह का उत्पीड़न आप पे हो रहा है तो उससे आज़ादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचार मतलब अपनी एक सोच रखने की आज़ादी, अपने विचारों को दूसरों को बताने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, काम करने का हक, शिक्षा पाने का हक और कई सारे ऐसे प्रोविजंस. क्लियर? तो द मोरल क्लेम आर्टिकुलेटेड एंड फॉर्मुलेटेड इन व्हाट इज टुडे नोन एज ह्यूमन राइट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं आज की लैंग्वेज में, दैट इज योर ह्यूमन राइट्स. ठीक है, उनको कहीं पर फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, कहीं पर बेसिक राइट्स के नाम से जाना जाता है, कहीं इनहेरेंट राइट्स हैं, और ये डिफरेंट नेम्स के थ्रू आउट द वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस या और भी जो भी लीगल बॉडीज हैं उस सब चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ए बेटर लाइफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ देयर पर्टिकुलर कंट्री. इस चीज़ के लिए जो लड़ रहे हैं या इस चीज़ की जो एग्जिस्टेंस करवा रहे हैं देयर इन देयर ओन कंट्री, इन सब के नाम है ये राइट्स के. क्लियर? तो डेफिनेशंस डिफरेंट थिंकर्स ने दी हुई हैं ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड. तो ह्यूमन राइट्स को क्या कहा जाता है कि दोज मिनिमम राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अगेंस्ट द स्टेट और अदर पब्लिक अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग ए मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली. स्टेट मतलब नेशन, और अदर पब्लिक अथॉरिटीज मतलब ऐसी कोई अथॉरिटी जो आपके हक खा रही है किसी भी मीन्स के थ्रू. ठीक है, तो ऐसे कुछ कम से कम लॉज या ऐसे हक होने चाहिए हर इंडिविजुअल के पास जिसके थ्रू वो अपने देश से भी लड़ सके अगर देश आपके मतलब आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है तो, और ऐसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी वो खड़े होने की हिम्मत रख पाए जो उसके हकों को कहीं ना कहीं वैनिश कर रही है. ठीक है, इसी चीज़ को श्री पीपी राव सर कैसे कहते हैं? ह्यूमन राइट्स क्या है? आर इनहेरेंट डिग्निटी एंड इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली, recognizing them as the foundation of freedom, justice and peace in the world. Clear? इसी चीज को डी डी राफेल सर कैसे कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है? जनरल सेंस डिनोट द राइट्स ऑफ ह्यूमंस. स्कॉट डेविडसन क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी इन सर्टेन एरियाज ऑफ देयर लाइव्स. कि मतलब कुछ ऐसे प्रोटेक्शन होनी चाहिए हर इंसान के पास कि वो गवर्नमेंट की या स्टेट यहाँ पर नेशन भी आ सकता है, नेशन के गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन चीज़ों को वो यूज़ कर सके अगर गवर्नमेंट उन इंसानों के राइट्स को कहीं ना कहीं दबा रही है या उनको सामने नहीं आने दे रही है. क्लियर? तो ये डिफरेंट थिंकर्स ने इन्होंने इसी तरह से अपने व्यूज़ में ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया है. आप रीड कर लेना, समझ आ जाएगा. ठीक है, अब एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स हमारे पास आए कैसे, किस तरह से इसकी जर्नी चली है, कौन कौन से नए नए मेंबर्स इसमें ऐड होते गए जिनको टाइम टू टाइम हमने ह्यूमन राइट्स में ऐड ऑन किया. और मतलब हाँ हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो बिल्डिंग है उसमें ये कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स की मतलब स्टेप्स बनते रहे, नई नई स्टोरी ऐड ऑन होती रही और ये पूरा जो कंसेप्ट बना हमारे पास ह्यूमन राइट्स का, ये इवॉल्व होता रहा फ्रॉम टाइम टू टाइम. चलिए इस तरफ चलते हैं. क्लियर? तो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिनको इनिशियली क्या कहा गया था? नेचुरल राइट्स. ठीक है, तो फिर थिंकर्स आए लाइक जॉन लॉके, थॉमस हॉब्स एंड ह्यूगो ग्रोशियस. उन्होंने क्या कहा? सम राइट्स एज नेचुरल इन द सेंस दे आर फंडामेंटल टू ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एंड आर वेरी कोर टू द ह्यूमन नेचर. तो उन्होंने कहा कि कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए या कुछ राइट्स तो ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और वो हर इंसान को मिलने चाहिए और हर इंसान का बेसिक हक है वो. ठीक है, हाउएवर फ्यू अर्ली कंट्रीब्यूशंस आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड सीन एज लैंडमार्क. ठीक है, उनका भी जो काम हुआ था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा. ठीक है,
इंडिया इस इस फेज में से इंडिया भी निकला है, जहां पर राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रंस, दलित्स, बॉन्डेड लेबर्स, सभी के हकों को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा था, दबाया जा रहा था। और इसी चीज को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करके एक मेन स्ट्रीम में लाने की ट्राई करी गई है। ठीक है। द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज द यूएन चार्टर ऑफ 1945 विच स्टेट्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इनएलिनेबल एस्पेक्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ह्यूमन यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी ये चीज़ कही गई है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए। ठीक है। अब ओरिजिन के लिए ये एलिमेंट्स रहे थे कहाँ से, डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड ऑन होते गए ह्यूमन राइट्स की पूरे बिल्डिंग में। ठीक है। सॉरी गाइस। तो इन सब फेजेस में से जब न्यू न्यू प्रोविजंस के थ्रू ऐड ऑन होते जाएंगे, जब कोई लॉ बनेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड regarding the upliftments of rights of human beings of that very country, तो वो हमारे ह्यूमन राइट्स में ऐड ऑन होते जाएंगे। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहली थ्योरी हमारे पास क्या थी, नेचुरल राइट्स थ्योरी। इसमें तीन पर्सन्स ने मतलब तीन थिंकर्स ने अपने आइडियाज़ दिए, दैट इज़ योर थॉमस होब्स, जॉन लॉके एंड रोजियो। ठीक है। तो थॉमस रॉब्स क्या कहते हैं, वॉज द फर्स्ट चैंपियन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। ये फर्स्ट पर्सन है। इन्होंने अपनी बुक लेविथन में क्या कहा है कि ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए जो डिप्राइव रहे फ्रॉम राइट टू लाइफ। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए कि जहां पर इंसान को जीने का हक ही खत्म हो जाए। राइट टू लाइफ तो हर इंसान का हक है, विच ही एंजॉयड इन द स्टेट ऑफ नेचर। He asserted that all human beings are equal without any consideration। मतलब हर इंडिविजुअल को जीने का हक तो है एटलीस्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जॉन लॉके क्या कहते हैं। उन्होंने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया और अपनी बुक टू ट्रेटिसेस गवर्नमेंट में ये बताया कि ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, हर इंसान के पास राइट टू लाइफ तो होगा। ठीक है। लाइफ के साथ क्या होगा, पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए, और प्रॉपर्टी। एंड नो गवर्नमेंटल अथॉरिटी हैज द पावर टू डिप्राइव इंडिविजुअल्स ऑफ दीज राइट्स बिकॉज दे हैड एंजॉयड देम इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी। कि मतलब इंसान के पास जीने का हक, बोलने का हक और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी रखने का हक तो तब से है जब हमारे पास टेक्निकलिटी नहीं आई थी इन सोसाइटी। मतलब हमारे पास सिविल या पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं बनी थी, उस टाइम से भी ये हक तो इंसान के पास है। और उस चीज़ में कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी इंटरवीन नहीं करती थी, या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल को इन तीन चीज़ों से तो डिप्राइव नहीं करती थी। ठीक है। रोजियो ने इसी चीज़ को और आगे बढ़ाया और इनको क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। तो इन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ऑल मैन आर बोर्न फ्री बट एवरीवेयर दे आर इन चेन्स। ठीक है। उन्होंने कहा कि लोग क्या है, पैदा तो फ्री ही हुए हैं लेकिन वो कहीं ना किसी बंदिश में बंधे हुए हैं। रोजियो प्रोक्लेम दैट मैन आर बेस्टोर्ड विद इनएलिनेबल राइट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो उन्होंने ये कहा कि ये तीन लॉ तो इंसान के पास होने ही चाहिए। तो मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, ठीक है, इसमें क्या था कि यहाँ समझते हैं इसको, मैग्ना कार्टा ऑफ 1215। तो ये 1215 की बात है जहाँ पर किंग की अथॉरिटी मतलब अनलिमिटेड होती जा रही थी। ठीक है। तो उस टाइम 63 क्लॉजेस का, आई थिंक 63 क्लॉजेस ही हैं, 63 क्लॉजेस का एक बिल जैसा इंट्रोड्यूस किया गया इन फ्रंट ऑफ किंग जॉन। ठीक है। जिसको उस टाइम बोला गया मैग्ना कार्टा। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, फ्रॉम किंग इटसेल्फ। ठीक है। जिसको नाम दिया गया मैग्ना कार्टा या ग्रेट चार्टर एक्ट, ग्रेट चार्टर ऑफ 1215। ठीक है।
चलिए इसको रीड कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। मैग्ना कार्टा इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट चार्टर ऑफ 1215, इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन हिस्ट्री। The main theme of it was protection against arbitrary acts by the king। 63 क्लॉसेज ही हैं, हाँ जी 63, यहाँ 63 बताए थे, हाँ। तो 63 क्लॉसेज ऑफ चार्टर गारंटेड बेसिक सिविल एंड लीगल राइट्स अगेंस्ट अनजस्ट टैक्सेस, ठीक है। चर्च को भी फ्रीडम मिली फ्रॉम रॉयल इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये किंग जॉन ने ही दिया था 15 जून 1215 में, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया था, किंग को कंट्रोल कर लिया था इन ऑर्डर टू रिफ्यूज टू पे हैवी टैक्सेस, एंड किंग साइन दैट वेरी चार्टर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689, ठीक है। ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1689 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जहां पर इस बिल ने क्या कर दिया था, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कर दी थी। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ओवर किंग या क्राउन। ऑब्वियसली क्राउन वही वोर करेगा, किंग या क्वीन भी होगी तो सिंपली हाँ बोल सकते हैं हम कि क्राउन ही ले लो टर्म, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स क्या करता है, डिक्लेयर दैट किंग हैज नो ओवर राइडिंग अथॉरिटी, मतलब अब सुप्रीमेसी किसकी हो चुकी है, पार्लियामेंट की, ठीक है। द बिल ऑफ राइट्स कोडिफाइड द कस्टमरी लॉज एंड क्लैरिफाइड द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स। इट लेस डाउन द ट्विन फाउंडेशन, द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड द सोवरेनिटी ऑफ नेशन अपॉन विच द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट, ठीक है। तो ये बात कब की है, यहां देखो 1689 की है। इसको हिस्ट्री से रिलेट करूं, चलो बाद में करवा दूंगा किसी दिन। 1885 में क्या बना था इंडिया में, कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस। 1885 से लेके 1905 तक क्या था, मॉडरेट्स का फेस। मॉडरेट्स कौन थे, शरीफ लोग, जो कहां से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड के लॉज देखे कितने अच्छे अच्छे हैं, जहां पर लोगों की सुप्रीम कर दिया गया है, पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, किंग पार्लियामेंट से भी नीचे है। तो मॉडरेट्स को तभी इनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बिलीव था, तभी कहते थे कि ब्रिटिशर से हम सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमें ज़रूर देंगे। क्यों, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हैं कि इक्वालिटी ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम है, एंड सो ऑन, ठीक है। बट 1905 आते तक ये चीज़ें समझ आ चुकी थी इंडियंस को कि ये सब चीज़ें बुक्स में ही हैं, फील्ड में नहीं है, ठीक है। हम आगे की देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज योर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776। तो अमेरिका आज़ाद कब हुआ था, 1776 में ही हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था, पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड ने क्या कर रखा था, कॉलोनीज बना रखी थी। और पहली कॉलोनी थी जिसने रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, दैट इज योर अमेरिका। इंडिया भी एक कॉलोनी थी, और इंडिया ने कब शुरू किया था, 1850s के बाद। पहले भी होता था बट जो एक मेजर लेवल पे शुरू हुआ वो 1850s के बाद ही शुरू हुआ। तो अमेरिका की समझ लेते हैं कि अमेरिका और बाकी 13 स्टेट्स थी। फर्स्ट कॉलोनीज टू रिवॉल्ट अगेंस्ट इंग्लैंड वर द 13 स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 स्मॉल कॉलोनीज में बांटा हुआ था अमेरिका को, ठीक है। दे स्टेट दैट, उन्होंने क्या किया, अपनी इंडिपेंडेंस कर दी, ठीक है, फ्रॉम देयर मदर कंट्री दैट इज ब्रिटिश ऑन 4 जुलाई 1776। डिक्लेरेशन चार्जेस बाय द किंग with tyranny and affirms the independence of American colonies. The Declaration of Independence has great significance in the history of mankind as it justified the right to revolt. एक और राइट मिल रहा है यहाँ पर, आपके पास रिवॉल्ट करने का भी हक है, लेकिन बिल्कुल ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में, मतलब जब सब कुछ बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका है, मतलब सब कुछ अनइवन, अनऑर्डर्ड, अनस्टेबल, ऐसी टर्म सिचुएशन में कभी नेशन पहुंच चुका है, तो उस टाइम आप रिवॉल्ट भी कर सकते हो। बट ये जो कंट्री, जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता होगा वही कर सकता है। अगेंस्ट गवर्नमेंट दैट नो लॉन्गर गारंटेड द मैन्स नेचुरल एंड इनअलाइनेबल
राइट्स। उनके खिलाफ था ये। इनके खिलाफ जो इंसानों के नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट्स को भी नहीं दे रही है, उस गवर्नमेंट के खिलाफ क्या मिल गया था उनको? राइट टू रिवॉल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? यूएस बिल ऑफ राइट्स। एक बिल ऑफ राइट्स हमने ब्रिटिश का देखा, अब हमारे पास किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का है। ये कब इनेक्ट हो रहा है? 17 सितंबर 1787। एंड मोस्ट कॉन्स्पिशियस डिफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज द ओमिशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स कंसर्निंग प्राइवेट राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टीज। तो ये सब यहां पर क्या हो गया? द मोस्ट कॉन्स्पिशियस डिफेक्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओमिशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स कंसर्निंग प्राइवेट राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टीज। ठीक है, तो इसी चीज को मेडिसन क्या करता है? मेडिसन ने प्रपोज किए 12 अमेंडमेंट इस बिल में इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ राइट्स, जिसमें से 10 को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके दिया गया, रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। These 10 constitutional amendments came to be known as Bill of Rights। ठीक है, ये जो प्रोविजन बना था उसमें 12 अमेंडमेंट्स थी और उस 12 में से 10 को रेटिफाइड करके अप्लाई कर दिया और उसी बिल को हमने क्या बोला? बिल ऑफ राइट्स। और जिसमें क्या था? सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया गया था अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट। कि मतलब स्टेट के ऑफिशियल्स उनको क्या कर रहे हैं, अगर वो उनको हम कह सकते हैं कि उनको किसी भी तरह से टॉर्चर या हम बोल सकते हैं उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789। 1789 में क्या हुआ था फ्रांस में? क्या हुआ था? कुछ हिस्ट्री से अगर ताल्लुकात रखते हो तो याद आ जाएगा कि 1789 में वहाँ पर विद्रोह हुआ था जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। आया कुछ याद? किंग लुइस 16 एंड ऑल? नहीं आया तो मत करना, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ना है और आपके सिलेबस में कहीं भी फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं है। तो फॉल ऑफ बैलेस्टाइल एंड एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्फडम एंड क्लास प्रिविलेजेस बाय द नेशनल असेंबली ushered फ्रांस इनटू न्यू एरा। अब न्यू एरा में क्या होगा? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन बन के आएगा फ्रांस। 1789 में ये हुआ, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, rights were formulated in 17 articles. Declaration of the rights of man and of the citizen has far reaching importance not only in history of France but also in the history of Europe and mankind। ठीक है, और इनका जो ये प्रोविजन बने थे ये बहुत से वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस की इंस्पिरेशन बनेंगे। इसके बहुत से प्रोविजंस को बाकी कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगी। डिक्लेरेशन सर्व्ड ए न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर founded on noble and glittering principles. Further, the declaration served on basis for many constitutions framed in different countries where the framers gave top priority to human rights। Next, Declaration of International Rights of Man। ये कब हो रहा है? 1929 में। ठीक है, ये किसके बाद हो रहा है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के बाद क्वेश्चनिंग होने लगी कि ह्यूमन के राइट्स का क्या, वो कहाँ पर है, इंसान की अपनी आज़ादी कहाँ है, इस चीज़ को क्वेश्चनिंग होने लगी। और 1929 में क्या हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ने क्या किया? अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल राइट्स ऑफ मैन। इंसान के राइट्स के लिए हमारे पास क्या होने लगे? मतलब इंसान के लॉज के लिए एक तरह से इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ इंटरनेशनल लॉज वाला, जिसने डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल राइट्स को ऑफ मैन को अडॉप्ट किया। डिक्लेरेशन में क्या था कि फंडामेंटल राइट्स किसके? सिटीजन्स के शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड गारंटीड बाय डोमेस्टिक सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली दोज ऑफ फ्रेंच एंड यूएसए। मतलब जो फ्रांस और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको तो स्पेशली आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, अपने प्रोविजंस में लाना पड़ेगा। वर इन रियलिटी मेंट नॉट ओनली फॉर सिटीजन्स ऑफ स्टेट बट ऑल्सो फॉर द ओवरऑल वर्ल्ड। इसको ये शायद लाइन यहाँ से इरेज हो गई है, इसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा नोट्स में, आप वहाँ देख लेना। ठीक है,
बट यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पर क्या है कि ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया पे जितने भी इंसान हैं उनके लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएन चार्टर ऑफ 1945। ठीक है, ये कब बना? 1945 में, जहाँ पर 51 स्टेट्स थी हु अटेंडेड, 51 मतलब कंट्रीज उस टाइम। ठीक है, कहाँ पर बना? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एट सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, प्रमोशन किसको दी? ह्यूमन राइट्स को। उसमें भी कितने? 8 बेसिक ह्यूमन राइट्स। Importance of charter lies in the fact that it is the first official document in which the use of human rights किया गया। For the ये इसलिए important हो जाता है कि for the first time in 1945 human rights जैसी term को लिखा गया। For the first time traceable and which also recognize the respect of fundamental freedom। ये objective बन सकता है यहाँ से कि human right first time किस में term use की गई थी। तो आंसर क्या होगा आपका? यूएन चार्टर ऑफ 1945। ये इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये नॉट लीगल है। ठीक है, मतलब अगर कोई इसको फॉलो करना कोई बाउंडिंग नहीं है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 was not legally binding document. It lacked enforcement. Deficiency was sought to be removed by UN General Assembly by adopting in 1966। इसमें दो कोवेनेंट्स थे, क्या? इंटरनेशनल कोवेनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा क्या है? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए। ठीक है, और दोनों क्या करते हैं? कॉम्प्राइज द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। अब ह्यूमन राइट्स इंडिया में ही तो पढ़ने हैं, आफ्टर ऑल ड्यूटी कहाँ करनी है आपने? इंडिया में ही करनी है, तो इंडिया में ही ये होंगे। इंडिया के तो हमें पर्सनल नहीं, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू समझने पड़ेंगे। तो इंडिया को आज़ादी कब मिल रही है? 1947। उससे पहले क्या है? भर भर के गुलाम पड़े हुए हैं, गली में, हर गली में गुलाम पड़े हुए हैं। ठीक है, जस्ट ए ईयर बिफोर UDHR वॉज एडॉप्टेड। UDHR है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर ऑल अवेयर दैट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड टेकन प्लेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिमांड ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। ऑब्वियसली हम ह्यूमन राइट्स के पीछे ही तो लड़ रहे हैं। किया क्या जा रहा है? लोगों को स्लेव बना के यूज किया जा रहा है, यूज भी नहीं, मिस यूज किया जा रहा है। ठीक है, और उनको पता ही नहीं है कि जीना क्यों है। वो बस यू आर डिग्रेडेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आपका कोई जीना नहीं है, आपको कोई जीने का हक नहीं है, एंड सो ऑन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जिनके पास पैसे थे वो ब्रिटेन चले जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ आके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते थे, लेकिन जब उनको ग्राउंड रियलिटी समझ आने लगी तो उनको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रस्ट भी ख़त्म होने लग पड़ा। तो उसी चीज़ को समझते हुए यहाँ के थिंकर्स ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। उस टाइम के जो थिंकर्स थे वो रियली नेशन बनाना चाहते थे। उस टाइम के जो लीडर्स थे वो देश बना रहे थे, लेकिन काम करने दिया जाए तो होता है। Yet economic backwardness of country would make it impossible to immediately satisfy all the aspiration of people। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या ऐड ऑन किया, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स को एक नए नाम से ऐड किया, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स। इसको मैं हाईलाइट ही कर लेता हूँ, यहाँ पर हाईलाइटर होगा हमारे पास। ये तो विजिबल ही नहीं हो रहा, रहने दो, अंडरलाइन ही कर देता हूँ इसको। दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, which laid down certain other rights as fundamental duties of his citizens, which also enumerated। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गारंटर, ठीक है, ऑफ राइट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट टेक्स इनटू अकाउंट फंडामेंटल ड्यूटीज वाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अच्छा, इसमें हमने ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों लिख लिया?
आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होगा कि कोई भी केस होगा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, पहले उसको सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी होगा। फिर अगर वहाँ सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट में जाते हैं, और अगर वहाँ भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों लिख दिया है? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ज़रूर अगर दिमाग में आया तो। चलो मैं ही बता देता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं किसी भी हालत में, तो ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। किसी भी मैटर नहीं करता आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, किस तरह से हो, क्या नहीं हो, प्रोवाइडेड आप इस देश के नागरिक होने चाहिए। इस देश के नागरिक नहीं भी हो लेकिन इस देश की टेरिटरी में हो, इस देश की धरती पर हो, तो आपको वो हक प्रोवाइड करवाना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के आगे तो किसी की नहीं चलती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो पूरा देश मानता है, ठीक है। ये है इसके पीछे प्रोविज़न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इंडिया में किस तरह से दिए जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया है कुछ जिस तरह से जिनके बेसिस पे हमें वे डिफरेंट सेक्शंस में एक पर्टिकुलर पार्ट में हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, पार्ट 3 में, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ समझा लेता हूँ। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 12 to 35 हमारे पास क्या रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या है हमारे पास, स्टेट की डेफिनेशन है, स्टेट होती क्या है। आर्टिकल 13 में हमारे पास क्या है, इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की पावर है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक एक सेक्शन आएगी। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक एक सेक्शन आएगी। आर्टिकल 23 से 24 तक एक सेक्शन आएगी। आर्टिकल 25 से 28 तक एक सेक्शन आएगी। आर्टिकल 29 और 30 एक सेक्शन में आएंगे। आर्टिकल 31 को अब एलिमिनेट कर दिया है, तो उसके बाद डायरेक्ट आर्टिकल 32 आएगा। सभी बता दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये रहा आपका, ये रहा, देखिए, द राइट्स हैव बीन कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। अब इनको फंडामेंटल क्यों कहा गया है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस फंडामेंटल राइट्स एज नेचुरल राइट्स, शोज दैट दीज राइट्स आर बेसिक राइट्स, ठीक है। आर्टिकल इनको देख लेते हैं अब। 40 डिस्क्रिप्शन में क्या है, विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट इज वॉइड। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टाइम टू टाइम कि ऐसा कोई भी लॉ बन रहा है जो इन आर्टिकल्स को किसी ना किसी तरीके से वायलेशन कर रहा है, तो वो वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड प्रूफ किया जाएगा उस लॉ को, और वहीं वो एलिमिनेट हो जाएगा। और मतलब हमारी पार्लियामेंट को ऑर्डर दिया जाएगा कि ऐसा कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है। ये रहा पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स। पहले हमारे पास 7 कैटेगरीज में थे, लेकिन ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से ये लॉज हमारे पास कितनी कैटेगरीज में, 6। ये बनाए ना मैंने सारे, दिखाता हूँ आपको। तो उससे पहले ये देख लेते हैं। अच्छा ये हो गया, ये सभी बता दिए मैंने इनडायरेक्टली। ये रहा, तो यहाँ आ जाते हैं। आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 एंड 24 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
आर्टिकल 25 टू 28 में है राइट टू रिलीजन। आर्टिकल 29 एंड 30 में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, बट अब इसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। मतलब इसको फंडामेंटल राइट ख़त्म करके बना दिया गया है लीगल राइट। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया था वही बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और इसको ऐड कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 330A। और ये क्या है हमारे पास अब एक लीगल राइट का स्टेटस ऑक्यूपाई करके बैठा है। 300A है ये, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 32 में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर? चलिए थोड़ा थोड़ा रीड कर लेते हैं। बाकी पॉलिटी में तो आप इसको डिटेल में करोगे ही, इसके बीच में से पूछने वाले भी कहीं नहीं है, बट मुझे मिल गया कंटेंट तो मुझे लगा डाल देता हूँ मैं, सो दैट थोड़ी हेल्प हो जाएगी। रीड कर लोगे तो आपको ये हो जाएगा, इसको डिटेल में पढ़ने की कोई नीड नहीं है, इतना डीप में कभी JKSS भी जाएगा नहीं। सिर्फ ये पूछ लेगा कि आर्टिकल 12 में क्या है, दैट इज स्टेट की डेफिनेशन है। एक सेकेंड, सॉरी, मतलब ये पूछ लेगा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, या आर्टिकल 13 में क्या बोल देगा कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स पे, और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में लाता है, अंडर जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आ जाती है बाय द हेल्प ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 14 टू 18 क्या है, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, और आर्टिकल 14 में बेसिकली हमारे पास किस में है, दो पार्ट्स में है। यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। ये रहा आपका आर्टिकल 14, इसमें हमारे पास दो प्रोविजंस, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी, सॉरी ये है राइट टू इक्वालिटी तो यहीं पर आ गया। यहां पर है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब नो मैटर आप अमीर हो गरीब हो, मतलब आउटलुक में काले हो गोरे हो, मतलब किसी भी तरह के आप इंडिविजुअल हो, बस आप हिंदुस्तान के नागरिक होने चाहिए, आप कानून के समान एक बराबर हो। यू आर सेम इन विजन ऑफ लॉ। ठीक है, संविधान के आगे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं। संविधान के आगे भी, या IPC के लॉज के थ्रू भी, या CRPC, मतलब जिस तरह से भी कानून, जिस भी कानून की वायलेशन किसी भी तरह से हुई है, उसके सामने सभी इक्वल हैं। मतलब अगर किसी अमीर को किसी जुर्म के लिए 5 साल की सज़ा है, तो गरीब को भी वहाँ पर 5 साल की सज़ा ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो किसी भी तरह से मतलब अंडर अनकंडीशनड सर्कमस्टांसिस में किसी भी तरह से आपके लॉज को वायलेट किया जा रहा है, आपके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो आप उस टाइम जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे, वो आपके वायलेटेड राइट्स को इंश्योर करेगी कि वो आप इंजॉय कर पाओ। क्लियर? डिफरेंट केसेस है, नंबर ऑफ केसेस है जहाँ पर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कंट्रोल किया है, या इस तरह से परव्यू में लाया है कि और भी इससे बेटर ऑप्शंस दिख जाते हैं, या बेटर उसके आउटपुट्स हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, ये है आपके पास आर्टिकल 14 में। डेप्थ में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, JKSS भी कभी पूछेगा भी नहीं। आर्टिकल 15 आपको क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 में क्या है कि किसी नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड, ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ।
मतलब इन प्रोविजन पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल है। ठीक है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि इन चीज़ों को छोड़ के आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन कैसे, कि जैसे आपको मैं अगर एक कॉमन एग्जांपल दूं कि कि किसी को अगर एक रिजर्वेशन दी जा रही है, ठीक है, रिजर्वेशन देने के पीछे उन्होंने क्या प्रोविजन लिखा होता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स। ठीक है, एजुकेशनली बैकवर्ड। अब इसमें आप देखिए सोशल वर्ड कहीं है, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, तो इन सब में कहीं सोशल आया नहीं आया, एजुकेशन आया नहीं आया। मतलब आप इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, या डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से पॉजिटिव रीअफर्मेशन है, या आप इस चीज को बोल सकते हो कि ये क्या है, एक अपलिफ्टमेंट है ऑफ बेटर, मतलब ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू देयर बेटर लिविंग। क्लियर? तो यही है, इसी के क्लॉजेस डिफरेंट बने हुए हैं, एक बार रीड कर लेना, बट इंपॉर्टेंट कहीं भी नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ जेकेएसएसबी। हाँ, जेकेएएस की तैयारी करनी है तो वहां पर आप कर सकते हो, वहां पर भी, लेकिन सोशियोलॉजी का सिलेबस कुछ और है ऑप्शनल के लिए, यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, सिर्फ इसको रीड कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट कहीं भी नहीं है ये। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। आपको इक्वल क्राइटेरिया बनाना ही पड़ेगा, और जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में पीछे रह चुके हैं उनको बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पर आपको बाकी सब पता है। ठीक है, आप किसी भी तरह से किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये आगे क्लॉसेज हैं, इसको पढ़ लो। द एम ऑफ आर्टिकल 16 क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड बाय द स्टेट और इट्स एजेंसीज। क्लॉसेज पढ़ने की कोई नीड नहीं है, आप पढ़ लेना, मुझे लगता नहीं है यहाँ इतने डिटेल में सोशियोलॉजी के पेपर में जाएंगे, क्योंकि बाकी सिलेबस भी बहुत है, ये ऐसे भी पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, थोड़े कवर करवाने पड़ते हैं, जो मेन है वो मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज योर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आपको पता है क्यों, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हो, और जहाँ पर भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इस तरह से है कि एक सेक्शन है जो मेजॉरिटी में है और वो अपर कास्ट की है, और उसी गांव में एक सेक्शन है जो लोअर कास्ट की है और मतलब उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी कम है, तो डेफिनेटली आपको भर भर के अनटचेबिलिटी दिख जाएगी, वहाँ कास्ट सिस्टम भी दिखेगा, अनटचेबिलिटी भी दिखेगी, सब कुछ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, वाइसी वर्सा सिचुएशंस भी इंडिया में है कि माइनर मतलब लोअर कास्ट के पीपल अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन में, और मतलब क्या कहते हैं कि अपर कास्ट के लोग अगर कम पॉपुलेशन में है, तो वहाँ पर अनटचेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पर सो कॉल्ड प्रोविज़न पूरे गवर्नमेंट के लग रहे होंगे, एंड मतलब जो सिर्फ यहाँ पर वो अप्लाई होगा जो बुक्स में लिखा हुआ है, यहाँ जो है वो फील्ड की बात है। ठीक है, ये छोड़ो, इसमें घुसने का आपको कोई नीड नहीं है, आप यहीं पर रहो। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसी तरह से भी, तो यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, यही है, डिक्लेयर्स दैट नॉट ओनली अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड बट इट ऑल्सो मेक इस तरह की कोई भी प्रोपेगेशन हो रही है जो अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, तो वो पनिशेबल है इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। नेक्स्ट है आपके पास एबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल क्या है कि जैसे कोई यूज़ कर रहा है महाराजा,
महाराजाधिराज, राजा, कुंवर, ऐसे सरने मतलब ऐसे नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ये अलाउड नहीं है। ठीक है। या अलोंग विद दैट जो हम टाइटल्स लोगों को मतलब जो हमारी गवर्नमेंट देती है, लाइक महावीर चक्र, परमवीर चक्र, या जो अवार्ड्स मिलते हैं लाइक योर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। इनको यूज़ कर सकते हो जो मिलिट्री को मिलते हैं, लाइक योर महावीर चक्र, परमवीर चक्र, बट आप इनको यूज़ नहीं कर सकते जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड सो ऑन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 19 टू 22, ये सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है। जो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, जिसको अमेंड भी किया है 1978 में, कि ये 6 फ्रीडम्स देता है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन एंड यूनियंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो एक्सेप्शन था बाय आर्टिकल 317 J&K, बट अब ये भी एबॉलिश हो चुका है। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये पूरी कर लेना, ये सारे याद कर लेना। ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, पॉलिटी सेक्शन में ही पूछे जाएंगे, सोशियोलॉजी में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट रीड कर लेना, कहीं से कहीं का नंबर मिल जाता है। आर्टिकल 20 उसमें क्या है, वो क्या गारंटी करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, मतलब आपको अगर पुलिस पकड़ के ले रही है इन फॉर दोज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, वो क्या है, इट मीन्स दैट पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर सच लॉ फॉर हिज एक्शन विच टुक प्लेस बिफोर द पैसेज ऑफ लॉ। लाइक आपने कोई क्राइम कर लिया है आज, जिसके लिए कोई प्रोविजन हमारे मतलब हमारे लॉ में नहीं है। वो देखी है ना आपने हर्षद मेहता वाली मूवी स्कैम ऑफ 1992, तो वो जो भी करते थे वो कहीं ना, वो जो भी करते थे नो डाउट वो इलीगल था, बट उसके लिए कोई प्रोविजन बना ही नहीं था आज तक। ठीक है। इसीलिए वो स्कैम तो हो गया था बट उसके लिए कुछ था नहीं। तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है जिसके लिए कोई भी प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या आपकी जो भी रूल बुक है, लीगल बुक है, उसमें नहीं है, तो आपको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, मतलब इन केस अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई क्राइम कर लिया है और वो 10 साल अपनी सज़ा काट चुका है, ठीक है, अब उसको अगले 10 साल फिर से नहीं डाला जाएगा जेल में। ठीक है। वो अपनी सज़ा एक बार काट चुका है, मतलब एक क्राइम के लिए एक बार ही कन्विक्शन होगी, उसके लिए 2 बार कोई भी सज़ा काटने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोला जाता है, या इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, नो डबल जियोपार्डाई। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन। दिस क्लॉज स्टेट दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने केस के लिए खुद की गवाही नहीं दे सकता। ठीक है। ये भी ये वाला भी कर लेना, कभी कभी चांसेस बन जाते हैं पूछने के। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। आर्टिकल 21 ही है, आर्टिकल 21A में ही है हमारे पास राइट टू एजुकेशन भी, वो भी देख लेना। यहाँ पर ये पढ़ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट प्रोवाइड नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बेसिकली जो आर्टिकल 21 है ना, ये राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स तो यही आपके डिफाइन करता है सही। और आर्टिकल 19 जो है ना, आर्टिकल 19 ये एक ऐसा मतलब वो है, क्या बोलते, आर्टिकल है जो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं मतलब उसमें से हम उनको वो कर सकते हैं, मतलब उनके आउटपुट्स में ले सकते हैं। राइट टू फ्रीडम है, आप उसको रीड करना और उसको एनालाइज करना, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आर्टिकल 22 को देख लेते हैं, उसके भी 2 पार्ट हैं। ठीक है।
deals with who are arrested under ordinary criminal law and various rights they are entitled, and second part क्या है, consisting of remaining clauses 3 to 7 concerned, important नहीं है, छोड़ दीजिए. Punitive detention and preventive detention का concept है इसमें, आप रहने दीजिए. Right against exploitation, prohibition of trafficking in human beings and forced labor, मतलब जो लोगों को बिना मतलब वो किडनैपिंग एंड फोर्स लेबर करवाई जाती है, उससे ये आर्टिकल हमें प्रोटेक्ट करता है. आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है. ठीक है, इसमें क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को क्या किया जाएगा, कोई भी आप किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं करने दे सकते. ठीक है, मतलब 6 से 14 साल का बच्चा तो कोई काम करेगा ही नहीं, कहीं पर भी काम नहीं करेगा, उसका हक है पढ़ाई का, वो एजुकेशन लेगा अंडर आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन दिया जाता है बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. ठीक है, 14 साल के बाद का जो एज है उसमें भी वो काम कर सकता है, बट नॉट एट हैजार्डस लोकेशंस. उसके बाद 18 ऑनवर्ड्स तो फिर हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी की मजबूरियां पड़ जाती हैं, फिर तो करना ही पड़ जाता है जहां काम मिले. नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसीन्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस ओन अफेयर्स, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो ये नॉर्मल है, कोई नहीं पूछता है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये रीड कर लोगे तो हो जाएगा. राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड ऑल, ये आर्टिकल 13 में था, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, ये मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 31 यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है और आर्टिकल 32 है. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किस लॉ को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. ये देखो डॉक्टर बाबा साहब ने क्या लिखा है, इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और ये पूछा जाता है, यही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है सबसे. ठीक है, यही लॉ है जो आपको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट करवाए, और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन ऑफ नेशन एंजॉय कर पाए. ठीक है, चलिए यही है इसमें इंपॉर्टेंट. बाकी ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो कहीं ना कहीं छपे तो नहीं है. हाँ, ये वाली स्लाइड थोड़ी इंटरचेंज हो गई है. ये राइट्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली लिखे तो नहीं है, बट ट्रेस किए गए हैं थ्रू वेरियस इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको पता है ये कौन सा आर्टिकल है, दैट इज योर आर्टिकल 21, जिसको जहाँ पर यह बताया गया है कि सिर्फ जीना ही नहीं है, एक डिग्निटी के साथ जीना एक इंसान का हक है, विदाउट एनी ह्यूमिलेशन एंड डिप्राइवेशन और डिनाइल ऑफ एनी सॉर्ट. ठीक है, यही इसमें अदर जिसको ट्रेस आउट किया है, दैट इज राइट टू लाइफ विद ह्यूमन विद डिग्निटी, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, cruel, inhuman or degrading treatment, right against arbitrary arrest, right to free legal assistance, right to reputation, right to privacy, right to shelter, right to clean and wholesome environment. इस पे बहुत RTIs लगती हैं, प्लीज़ लगती हैं आज भी. right to safe and healthy condition of work, right to health, right to emergency medical assistance, right to education till age of 14, फ्रीडम टू गो अब्रॉड. ये इस पे भी बहुत मस्त केस बना था. ये बना था, ये सास बहू की लड़ाई देखी थी हमने. ये हमारी वेल नोन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी और उनकी बहू थी सोनिया गांधी, नहीं दूसरी वाली, उनका नाम था कुछ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. तो उनके बीच में ये टसल चला था. रहने दीजिए, आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे याद करने, मतलब आपको रिमाइंडर के लिए बता दिया मैंने. नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन, दैट इज़ योर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में से है ये. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
इसमें और प्रोविज़न क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंसर्निंग पब्लिक अफेयर्स एज प्राइवेट राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंसर्निंग पब्लिक अफेयर्स इज इंडिस्पेंसेबल टू ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। राइट टू असेंबल पीसफुली, ये भी इसी में है, डेमोक्रेसी लूजेज इट्स मीनिंग इफ पीपल डू नॉट हैव राइट टू असेंबल, ये चीज़ बोली गई है। आर्टिकल 21 इसको इंश्योर करवाता है अलॉन्ग विद आर्टिकल 19, वहाँ पर था ना राइट टू गैदर पीसफुली। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ कंसीज एंड रिलीजन, ये भी हमारे पास है, तो यहाँ पर ये टर्म ऐड की गई है कि हर इंसान के पास क्या है, फ्रीडम है, किसकी, राइट टू फ्रीडम है फॉर थॉट एंड रिलीजन। वैसे इक्वल एसेस टू पब्लिक सर्विसेज, ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 है। क्लियर? तो राइट टू इफेक्टिव रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस राइट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एन्यूमरेटेड 32 वॉज अंडरलाइन बाय डॉक्टर अम्बेडकर, वो मैंने बताया ना, वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल दिस आर्टिकल कन्फर्स ए राइट ऑन ए पर्सन टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ योर ह्यूमन राइट्स, इट्स मीनिंग, कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, होपफुली जॉब लेके अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनाइए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।